थोड़ी देर के लिए मेरा दर्द रोक दो। रानू चिड़िया जमीन पर बैठी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। रानू चिड़िया की आंखें बंद हुई जा रही थी। तभी रानू चिड़िया की नजर सामने एक पेड़ पर जाती है जहाँ नीले रंग के सेब उगे हुए थे। ये तो वही सेब है जो मुझे खाने के लिए बुलबुल डॉक्टर ने बताया था। चिड़िया बहन, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरा बेटा किक्की, जिसे उड़ना भी नहीं आता, वो खेल खेल में एक खड्डे के अंदर गिर गया है। वो खड्डा बहुत गहरा है, वो इतना छोटा है कि मैं भी उस पे नहीं घुस सकता। चिड़िया बहन, मुझे लगता है कि तुम उस खड्डे में जा सकती हो और मेरे किक्की को बाहर ला सकती हो। तो कबूतर भैया, देर किस बात की है, चलो अभी चलते हैं। रानू चिड़िया कबूतर के साथ चली जाती है। जमीन में एक छोटा सा छेद दिख रहा था जिसके पास कई पक्षी भी बैठे हुए थे। चिड़िया, तुम आ गई, देखो यही वो खड्डा है जिसमें कबूतर का बच्चा गिरा हुआ है। गोरी, ये तो दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन एक बच्चे की जान बचाने के लिए मुझे ये सब करना होगा। रानू चिड़िया बगैर कुछ सोचे उस खड्डे के अंदर चली जाती है। रानू चिड़िया के अंदर जाने के बाद सभी पक्षी उसका बाहर आने का इंतजार करते हैं। चिड़िया बहन, क्या तुम ठीक हो? मेरा किक्की मिला कि नहीं? कबूतर का ऐसा सवाल करने पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। फिर अचानक रानू चिड़िया खड्डे से बाहर निकलती है और उसके पंचों में किक्की भी था। मेरा किक्की। चिड़िया, तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मेरे किक्की की जान बचा ली। कबूतर भैया, मैं जब भी किसी की मदद करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे रानू चिड़िया जंगल वासियों की मदद करती थी। लेकिन एक दिन अचानक रानू चिड़िया की तबीयत खराब हो गई। अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? रानू चिड़िया की चीख पुकार सुनकर पास के पक्षी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया बहन, क्या हुआ आपको? पता नहीं मिठू, मेरे पेट पे बहुत दर्द है। चिड़िया बहन, तुम चिंता नहीं करो, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। कुछ देर बाद कबूतर बुलबुल डॉक्टर को ले आता है। बुलबुल डॉक्टर रानू चिड़िया को देखती है। चिड़िया बहन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊं। बुलबुल बहन, क्या हुआ, बताओ हमें। ऐसी भी क्या बात है जो आप कर रही हो बताने के लिए? रानू चिड़िया सबकी मदद करती है, हम भी चिड़िया की मदद करेंगे। चिड़िया के पेट में इन्फेक्शन हो गया है, अगर इसने वो नीला सेब नहीं खाया तो शाम तक इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर वो सभी चौंक जाते हैं और रानू चिड़िया भी बहुत परेशान हो जाती है। बुलबुल बहन, अगर बात नीले सेब की है तो मैं ला कर दूंगा चिड़िया को। मुझे बताओ, वो पेड़ कहाँ है? तुम हमें डरा क्यों रही हो? कबूतर भैया, मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि इंसानों ने हमारे जंगल में 100 पेड़ काटे थे और उनमें से एक नीले सेब का पेड़ भी था, इसलिए अब उसका मिलना नामुमकिन है। ये सुनकर वो सभी पक्षी बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी बाहर से गोरी कवि की चिल्लाने की आवाज आती है। सभी पक्षी बाहर आ जाते हैं। मेरी आँख, मेरी आँख, मेरी आँख में कुछ चला गया है, सुबह से मेरी आँख खुल नहीं रही। दिखाओ गोरी, लगता है गोरी तुम्हारी आँख में किसी जहरीले फूल का रस चला गया है। जहाँ तक मुझे पता है कि काली पहाड़ी पर एक हरे रंग का पौधा है, अगर उस फूल का रस तुम्हारी आँख में डाल दिया जाए तो तुम्हारी आँख ठीक हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम हमेशा के लिए अंधी हो जाओगी। क्या क्या बुलबुल, ये तुम क्या कह रही हो? मैं काली पहाड़ी पर भला कैसे जा सकती हूँ? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और वहाँ बहुत अंधेरा होता है, भला कौन जा सकता है वहाँ? तभी रानू चिड़िया कहती है, गोरी, मैं ये करूँगी। परंतु चिड़िया बहन, तुम्हारी तबीयत तो पहले ही खराब है, तुम ये कैसे कर सकती हो? कोई बात नहीं, मेरे पास रात तक का समय है, मैं मरने से पहले गोरी को जिंदगी देना चाहती हूँ। ये सुनकर वो सभी पक्षी भी बहुत गमज़दा हो जाते हैं। फिर रानू चिड़िया वहाँ से काली पहाड़ी की ओर चली जाती है। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया को काली पहाड़ी नजर आने लगती है। ए ऊपर वाले, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं ये काम पूरा कर लूं, उसके बाद तू मुझे अपने पास बुला लेना। रानू चिड़िया काली पहाड़ी पर पहुंच जाती है। यहाँ तो हर तरफ घने पेड़ पौधे हैं, अब मैं उस हरे फूल को कहाँ ढूंढूंगी। अपने दर्द के साथ रानू चिड़िया ने फूल को ढूंढना जारी रखा। आखिरकार रानू चिड़िया को हरे फूल का पौधा मिल जाता है। फिर रानू चिड़िया ने एक फूल तोड़ा और जैसे ही वो उड़ने लगती है तो उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है।
ए ऊपर वाले, मुझे हिम्मत दो, मुझसे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं इस फूल को अब कैसे लेकर जाऊं? थोड़ी देर के लिए मेरा दर्द रोक दो। रानू चिड़िया जमीन पर बैठी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। रानू चिड़िया की आंखें बंद हुई जा रही थी। तभी रानू चिड़िया की नजर सामने एक पेड़ पर जाती है जहाँ नीले रंग के सेब उगे हुए थे। ये तो वही सेब है जो मुझे खाने के लिए बुलबुल डॉक्टर ने बताया था। रानू चिड़िया ने हिम्मत की और उड़कर सेब के पेड़ पर बैठ गई। रानू चिड़िया ने जल्दी से एक सेब को खा लिया। सेब खाते ही रानू चिड़िया का दर्द उड़न छू हो गया। अरे वाह, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। ए ऊपर वाले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर रानू चिड़िया खुशी खुशी वो फूल लेकर वापस चली जाती है। गोरी कभी अभी भी दर्द में चीख रही थी। देखो, चिड़िया ने अपना वादा फिर से निभाया, वो आ गई। फिर बुलबुल ने हरे फूल का रस गोरी की आंख में डाल दिया। अरे वाह, मैं तो ठीक हो गई। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चिड़िया बहन, आपके पेट का दर्द कैसा है? मुझे तो आप अब बिल्कुल ठीक लग रही हैं। फिर रानू चिड़िया उन सबको नीले सेब के पेड़ का बता देती है। ये सुनकर सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। किसी जंगल में एक गोरी कौवी रहती थी। वो कौवी बहुत गरीब थी। एक दिन वो नदी से पानी भरने जा रही थी। गोरी के पास एक मटका था जिसमें पानी भरकर वो घर लाती थी। गोरी कौवी ने उस मटके को नीचे रखा और पानी भरने लगी। तभी उसने देखा कि उस मटके में एक सांप बैठा है। मैं ये सांप अपने घर ले जाऊंगी और इसे खुद को काटने दूंगी। मैं इतनी गरीब और अकेली हूँ कि मैं जीना भी नहीं चाहती। गोरी कौवी वो मटका लेकर घर पहुंची। जैसे ही उसने मटके को नीचे रखा तो वो मटका एक सोने के हार में बदल गया, जिसे देखकर कौवी बहुत हैरान हुई क्योंकि वहाँ सांप की जगह एक कीमती हार पड़ा हुआ था। वो कौवी सोने का हार लिए जल्दी से कबूतर महाराज के पास गई और कबूतर महाराज ने वो सोने का हार तुरंत खरीद लिया और अपनी रानी को देने के लिए, क्योंकि वो हमेशा दुखी रहती। उनकी कोई भी औलाद नहीं थी। रानी वो हार देखकर बहुत खुश हुई। महारानी ने वो हार अपने एक बक्से में रख दिया। थोड़ी देर बाद रानी ने दोबारा वो हार देखना चाहा, मगर जब उसने बक्सा खोला तो वो देखकर हैरान होगी क्योंकि वहाँ सोने का हार नहीं बल्कि चिड़िया का एक छोटा सा बच्चा था जो खेल रहा था और वो रानी को देखते ही खुश हो गया। ओह, ये कितना प्यारा है। मैं हमेशा से एक बेटा चाहती थी। ये बच्चा मेरे लिए किसी भी गहने से ज्यादा कीमती है। बहुत साल बीत गए। अब वो बच्चा एक बहुत खूबसूरत राजकुमार बन गया था जिसकी अक्लमंदी की तारीफ जंगल के सभी पक्षी करते थे। फिर राजा और रानी ने शहजादे की शादी के लिए एक चिड़िया को ढूंढना शुरू कर दिया। पास के राजा की बेटी रानू चिड़िया से शहजादे की शादी हो गई। गोरी कौवी को राजकुमार की हिफाजत करने के लिए रखा गया था। फिर एक दिन गोरी कौवी ने जंगल के सभी पक्षियों को बताया कि कैसे राजकुमार का जन्म हुआ था। ये अफवाह फैलने लगी और एक दिन रानू चिड़िया के कानों में भी पहुंच गई। राजकुमारी चिड़िया को भी ये बात जानने की बहुत इच्छा थी, इसलिए राजकुमारी ने राजकुमार से पूछना शुरू कर दिया। राजकुमार बहुत प्यार से बात करता मगर राजकुमारी उससे बात नहीं करती। राजकुमार, मुझे अपने जन्म का राज बताइए। मगर ये सुनकर राजकुमार उदास हो जाता है। देखो राजकुमारी, अगर मैंने तुम्हें ये राज बता दिया तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। आखिरकार राजकुमार अपनी राजकुमारी से ये बात छुपा न सका। राजकुमारी चिड़िया, आज रात मैं आपको एक राज बताऊंगा, मगर वो सच्चाई जानकर आपको हमेशा पछतावा होगा। जिसे सुनकर चिड़िया बहुत खुश थी। रात को वो दोनों नदी पर गए। वो दोनों नदी पर रुके। क्या तुम अब भी चाहती हो कि मैं तुम्हें वो राज की बात बताऊं? हाँ राजकुमार, मैं जानना चाहती हूँ। क्योंकि अब मैं एक राजा का बेटा हूँ, लेकिन मुझे एक सांप से शहजादा बनाया गया था। जैसे ही राजकुमार ने चिड़िया को ये बात बताई तो वो एक सांप में बदल गया और वो राजकुमार सीधा नदी के अंदर चला गया। राजकुमारी चिड़िया ने अपने पति को आवाज लगाई मगर वो राजकुमार वापस नहीं लौटा।
अगली सुबह जब कबूतर राजा और रानी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि चिड़िया रो रही है। राजकुमारी चिड़िया ने सारी बात बताई, जिसके बाद रानो चिड़िया ने वहीं नदी के किनारे अपना एक घर बनवा लिया। इस तरह वो रोज अपने राजकुमार को देखती रहती और रोती रहती। ऐसे ही काफी समय गुजर गया, मगर वो चिड़िया अपने राजकुमार के इंतजार में रही। आधी रात को चिड़िया ने देखा कि वो सांप उसके पास आ रहा है। कौन हो तुम और तुम क्या चाहते हो? मैं राजकुमार हूँ, तुम्हारा पति। मुझे तुम्हारी याद आई और मैं तुमसे मिलने आ गया। चिड़िया रोने लगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर मैंने तुम्हें जवाब दिया तो तुम जिंदगी भर पछताती रहोगी। हाँ राजकुमार जी, मैं इस बात के लिए जिंदगी भर पछताई और जिंदगी भर ये गम सहा है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे आप वापस आ जाएं? हाँ, एक उपाय है। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम्हें दूसरे जंगल में पहाड़ों के पास एक पेड़ मिलेगा जिस पर जादुई फल है। अगर तुम वो जादुई फल ले आओ तो मैं फिर से ठीक हो सकता हूँ। मगर हाँ, उस जादुई फल की रक्षा वो जादुई चीलें करती हैं। जो भी वहाँ जाता है कभी जिंदा लौटकर नहीं आता। राजकुमार जी, मैं आपको ठीक कर दूंगी। मैंने पहले ही बहुत बड़ी गलती की है, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। फिर रानो चिड़िया रात को ही दूसरे जंगल की ओर जाती है। वो सारी रात में उड़ती रहती है और दूसरे जंगल पहुंच जाती है, जहां रात के अंधेरे में चिड़िया को एक आवाज़ सुनाई देती है। कोई मेरी मदद करे, ये पेड़ मुझ पर गिर गया है, कोई मेरी मदद करे। चिड़िया जल्दी से वहां जाती है। वहां एक बुलबुल पेड़ की डाल के नीचे दबी हुई थी। रानो चिड़िया बुलबुल को देखते ही उसकी मदद करती है और वो बहुत मुश्किल से उस पेड़ की डाल को हटा देती है। शुक्र है आपका, आप बहुत अच्छी हो जो इस रात के समय आपने मेरी मदद की। देखिए बुलबुल बहन, आपकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी थी। आप तो राजकुमारी लग रही हैं, इस जंगल में क्या कर रही हैं? फिर रानो चिड़िया बुलबुल को सारी बात बताती है। राजकुमारी, उस ओर बहुत खतरा है, वो जादुई चीलें हैं। हाँ बहन, मुझे पता है, मगर मैं अपने पति को बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ। राजकुमारी, आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, बस एक ही उपाय है वहाँ तक जाने का। बुलबुल, मुझे बताओ, मैं अपने पति को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उस अंधेरी गुफा में आगे बढ़ते ही आपको एक ना बुझने वाली मशाल दिखाई देगी। अगर आप उस जादुई आग को अपने साथ लेकर जाएं, तो वो जादुई चीलें आग को देखकर जल जाएंगी। मगर उस गुफा की रक्षा एक तोता करता है। मगर बुलबुल, क्या वो तोता मुझे गुफा में जाने देगा? चिड़िया, वो नहीं जाने देगा। राजकुमारी, नदी के उस पार आपको एक पेड़ मिलेगा जिस पर जादुई अमरूद लगते हैं। अगर आप वो अमरूद लेकर जाएं और वो तोते को खिला दें तो वो रात के लिए सो जाएगा। तोते के सोते ही आप उस गुफा के अंदर चले जाना। शुक्रिया बुलबुल, आपने मेरी मदद की। अब मैं चलती हूँ। फिर रानो चिड़िया वहाँ से जाती है। सामने एक पेड़ था जहाँ अमरूद लगे हुए थे। ठहरो चिड़िया, तुम मेरे अमरूद नहीं तोड़ सकती। अगर तुम्हें मेरे पेड़ से फल चाहिए तो मुझे नदी से लाकर पानी देना होगा। रानो चिड़िया वहाँ से नदी की ओर जाती है और पानी भरकर लाती है। वो पेड़ के जड़ों में पानी देती है, तभी ऊपर से अमरूद गिरता है, जिसे उठाकर रानो चिड़िया गुफा के पास जाती है। तुम कौन हो चिड़िया, और यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। मिठू भाई, मैं तो यहाँ से गुजर रही थी, मेरे पास कुछ फल थे, सोचा आपको भी दे दूं। क्या कोई मीठा फल है आपके पास? हाँ, ये मीठा फल है अमरूद। अमरूद तो मुझे बहुत पसंद है। फिर मिठू तोता वो अमरूद खा लेता है। अमरूद खाते ही वो सो जाता है। रानो चिड़िया मिठू तोते के सोते उस गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा में बहुत अंधेरा था। वो आगे बढ़ती रहती है। तभी वहाँ उसे एक मशाल नजर आती है जो जल रही थी। राजकुमारी वो मशाल उठाती है और पहाड़ों की ओर बढ़ जाती है। पहाड़ों पर उन्हें वो चीलें दिखाई देती हैं जो एक पेड़ की रक्षा कर रही थीं। जैसे ही रानो चिड़िया उस मशाल को आगे करती है तो वो जादुई चीलें जल जाती हैं। रानो चिड़िया पेड़ से
एक फल तोड़ती है और वापस अपने जंगल की ओर बढ़ती है। वो वापस नदी के किनारे आती है। उस जादुई फल को वो नदी के पास रख देती है। तभी वो सांप नदी से बाहर आता है और वो फल खा लेता है। फल खाते ही सांप फिर से राजकुमार बन जाता है, जिसे देखकर रानू चिड़िया बहुत खुश होती। मैं और कालू जी कितना संघर्ष कर रहे हैं, मगर अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला। कालू जी भी अब मुझसे नफरत करने लगे हैं। न जाने मुझे कब संतान होगी। इस जंगल में सभी पक्षियों की अपनी अपनी संतान है, बस मैं ही एक बदनसीब हूँ जिसे कई सालों से संतान का सुख नहीं मिला। गौरी कवि अपने दुखों को याद कर कर रोई जा रही थी। तभी गौरी कवि को झाड़ियों के पास एक छोटा चील का बच्चा जख्मी दिखाई देता है। गौरी कवि तुरंत वहाँ जाती है। मम्मा मम्मा, मेरे पंख, मेरा पंख। अरे ये तो चील का बच्चा है, मगर इसके पंख पर बहुत चोट लगी हुई है। क्या हुआ बेटा, तुम्हारे ये चोट कैसे लग गई? आंटी, मैं अपने घर जा रहा था, मगर रात को रास्ता भूल गया और एक पेड़ से टकराकर मैं इन झाड़ियों में फंस गया और मेरे पंख पर चोट लग गई। अब मैं उड़ नहीं पा रहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। गौरी कवि चील के बच्चे को लेकर अपने घर चली जाती है। अरे आ गई मनहूस कहीं की। ये क्या, ये चील के बच्चे को क्यों साथ लाई है? कालू जी, ये बच्चा बहुत जख्मी था, उड़ नहीं पा रहा था, बस इसीलिए मैं इसे अपने घर ले आई। बेटा, मैं तुम्हारे पंखों पर पट्टी लगा देती हूँ। फिर गौरी कवि छोटे बच्चे को पट्टी कर देती है। खुद की संतान तो पैदा नहीं कर सकती और दूसरों की संतान की रक्षा कर रही है। मनहूस कहीं की, पता नहीं कहां से मेरे जीवन में आ गई। रोज की तरह गौरी कवि को खरी खोटी सुनाकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गौरी कवि एक माँ की तरह उस घायल बच्चे की रक्षा करती है और कालू कौवा एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाता है। तभी कालू कवि के पास मिठू तोता आता है। क्या हुआ कालू, बड़े उदास लग रहे हो? क्या गौरी छोड़कर तो नहीं भाग गई? क्या बताऊं मिठू, मेरी और गौरी की शादी को 10 साल हो गए हैं, मगर न जाने कब हमें संतान होगी और कब मैं पिता बनूंगा। कालू कवि, एक काम करो कि तुम गौरी कवि को छोड़ दो और किसी कवि से शादी कर लो। मुझे तो लगता है गौरी कवि बांझ है और वो कभी भी संतान पैदा नहीं कर सकती। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। बात तो ठीक करके गया है मिठू, लगता है गौरी सच में बांझ है। अब तो गौरी कवि को अपने घर और अपनी जिंदगी से निकालकर हमेशा हमेशा के लिए बाहर फेंकना होगा। मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। मैं उड़ते उड़ते इस जंगल में खो गया था और रात के अंधेरे में मैं बहुत डर गया था, इसलिए न जाने कब मैं उन झाड़ियों में फंस गया। बेटा, तुम्हें ऐसे बाहर नहीं निकलना चाहिए था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी माँ पर क्या गुजरती। बेटे, तुम यहीं रहो, जब तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ आऊंगी। फिर गौरी कवि 3 दिन तक चील के बच्चे की सेवा करती रही। एक दिन गौरी कवि चील के बच्चे को पहाड़ों पर छोड़कर वापस चली आती है। जैसे ही वो अपने घर आती है तो दरवाजे पर कालू कौवा खड़ा था। अरे मनहूस कहीं की, कहाँ चली आ रही है? रुक वहीं पर, अब मैं तुझे अपने घर में नहीं रहने दूंगा। बांझ कहीं की, ना तो मुझे खुशियाँ दे रही है और ना सुकून से जीने दे रही है। चल निकल निकल यहाँ से, और आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे घर में मत आना। नहीं कालू जी, मुझे अपने जीवन से मत निकालिए, मैं आपके सामने पंख जोड़ती हूँ। गौरी कवि मिन्नतें करती रही, मगर कालू कौवे ने गौरी कवि की एक ना सुनी और उसे वहाँ से निकाल दिया। गौरी कवि रोते रोते उस जंगल को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे कालू ने मुझे हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। तभी वहाँ रानू चिड़िया आती है। क्या हुआ कवि बहन, आप ऐसे क्यों रो रही हो? फिर गौरी कवि रानू चिड़िया को सारी बात बताती है। गौरी बहन, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि आपको सारी खुशियाँ मिल जाएं और आपके पति आपके साथ खुशी खुशी जीवन गुजारें। उस जंगल के सभी पक्षी अब गौरी कवि के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन गौरी कवि बैठी हुई थी कि उसके पेट में दर्द होता है। गौरी बहन, क्या हुआ? पता नहीं चिड़िया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है।
चिड़िया, लगता है गौरी का भी खुशखबरी देने वाली है। क्या लूसी बहन गौरी का भी माँ बनने वाली है? हाँ चिड़िया, जब मैं अंडा देने वाली थी तो मेरे पेट में भी ऐसे ही दर्द था। क्या सच में मैं माँ बनने वाली हूँ? हाँ गौरी बहन, आप सच में माँ बनने वाली हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो। मुझे ये खुशखबरी अपने कालू जी को बतानी होगी। ये सुनकर मेरे कालू जी खुशी से झूमने लगेंगे। गौरी कभी खुशी खुशी अपने जंगल की ओर जाने लगती है। वहाँ से जंगल बहुत दूर था। आधा रास्ता तय करने के बाद गौरी कभी थक जाती है और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। तभी वहाँ एक जालिम चील आ जाती है। अरे वाह, ये काली कभी तो बहुत मोटी है। आज तो इसे खाकर मजा ही आ जाएगा। अरे बाप रे, ये जालिम चील कहाँ से आ गई? अरे कभी, आज तेरा अंतिम समय आ गया है। 4 दिन से मैं भूखी हूँ, कोई शिकार नहीं मिला था, मगर आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। चील जी, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। नहीं कभी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चील जी, मैं माँ बनने वाली हूँ और ये माँ बनने का सुख मुझे 10 सालों के बाद मिला है। ये खुशखबरी मैं अपने पति को देने जा रही थी। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे यहाँ से जाने दे। नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, तू मेरा आज शिकार बनेगी। ठीक है चील जी, शायद मेरे भाग्य में आज मरना ही लिखा है, लेकिन मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर। चील का बच्चा जख्मी दिखाई देता है। गौरी कभी तुरंत वहाँ जाती है। मम्मा मम्मा, मेरे पंख, मेरा पंख। अरे ये तो चील का बच्चा है, मगर इसके पंख पर बहुत चोट लगी हुई है। क्या हुआ बेटा, तुम्हारे ये चोट कैसे लग गई? आंटी, मैं अपने घर जा रहा था, मगर रात को रास्ता भूल गया और एक पेड़ से टकराकर मैं इन झाड़ियों में फंस गया।